मेरी देवरानी की कोई औलाद न थी और उसका पति भी इस दुनिया से जा चुका था। उसको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उसको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर देवरानी बहुत खुश होती। खूब सारी खरीदारी करके घर लौटती। एक दिन देवरानी बेहोश हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। ये सुनकर देवरानी को होश आ गया। फिर एक दिन देवरानी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो देखा कि वो दोनों एक घर के अंदर घुस गए। जब मैंने देखा तो मेरा पति देवरानी के साथ। आज फिर से मेरी देवरानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे देवर का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी देवरानी को बार बार दौरे पड़ने लगते थे। मेरे देवर देवरानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। देवर के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई थी। पिछले 5 दिन से मेरी देवरानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं ही जबरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वो किसी के कहने पर खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरा पति उसे खाने के लिए कहता तो वो उसके सामने बैठकर खाना आराम से खा लेती। मैं और मेरा पति देवरानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बेऔलाद थी, उस पर अब पति का गम भी था। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे देवर की मौत हुई वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी देवरानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि देवरानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी देवरानी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। उसका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहती थी कि वो मेरे देवर विक्रम के नाम पर ही जिंदगी गुजारेगी। पहले तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी देवरानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उसे कमरे में ही देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उससे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। वो कहती कि मुझे विक्रम की बात करके दुख होता है। ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति के सामने बैठकर रोने लग जाती। कहने लगती, आपका भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ गया, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मुझे ना जाने क्यों अब देवरानी की बातें बुरी लगने लगी थी। अगर उसे इतना ही गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था जो मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरे दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके सामने आकर रोना धोना शुरू कर देती। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वह घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब देवरानी डॉक्टर के यहाँ से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपने छोटे भाई की पत्नी को संभालता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें पता होना चाहिए सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और देवरानी को कुछ न कहता। मेरी देवरानी जवान होने के साथ साथ सुंदर भी थी और मेरे पति की उम्र थी। मेरे देवर और मेरे पति में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। एक ननद थी, उसकी शादी हो चुकी थी। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे।
देखने में मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे, जबकि देवर मामूली शक्ल सूरत का था, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छा था। 2 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरे थे। मेरा देवर मेरे साथ बिल्कुल छोटे भाई की तरह रहता था। मेरी देवरानी से भी खूब इज्जत से बात करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी देवरानी ने कोई फरमाइश मेरे देवर से की हो तो वो उसने पूरी न की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी उन्होंने, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। मेरे शादी के 6 महीने बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो गई थी। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी देवरानी बेऔलाद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। ऐसा क्यों था? वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद ही पर तवज्जो देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन हाँ, घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। उसने कभी भी मेरा हाथ बटाने की कोशिश नहीं की थी। खुद तो वो कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती, तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन तो मैं किचन के कामों में उलझी रहती। जब मैं रात को तैयार होती तो वेदांत कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सराबोर होती हो। देखकर ही मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। सिमी को देखो, विक्रम के आने से पहले कैसे खुशबू से भरी होती है। उसे देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे वेदांत की हर बात पर नाराजगी की बात समझ नहीं आती थी। मुझे उन बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थीं। मुझे शादी की पहली रात वेदांत ने यही कहा था कि मैं उनके घर को प्यार से संभालूं, किसी की कोई बात न टालूं, कभी किसी के साथ बहस न करूं। मैंने कभी अपनी देवरानी के साथ भी किसी मसले पर बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता तो मैं किचन के काम निपटाकर कमरे में जाने लगती, तो मेरी देवरानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि भाभी, आप प्लीज़ मेरे लिए अलग से सलाद बना दीजिए। आपको पता है ना कि मैं डाइट पर हूँ और मुझे सलाद कितना पसंद है। और फिर जेठ जी को भी तो सलाद पसंद है ना, उनके लिए भी बना दीजिए। देख लो भाभी, मुझे विक्रम के साथ साथ जेठ जी की पसंद का भी अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही विक्रम घर लौटते, मेरी देवरानी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर उनको अंदर ले आती। विक्रम भी मुस्कुरा देते। ये भी कहते कि सिमी, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ अपनी भाभी को भी सिखा दो। जब भी घर आता हूँ तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक और लहसुन की और पसीने की बदबू से मेरा जी मचलाने लगता है। विक्रम की बात सुनकर मेरी देवरानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, अरे जेठ जी, आपकी बीवी सुस्त बहुत है। पूरा दिन घर के काम भी उनसे खत्म नहीं होते। मैं तो विक्रम के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंगरूप वो सिर्फ वेदांत को ही क्यों दिखाती थी। जब मेरा देवर थका हारा काम से घर आता था, तभी भी वह आंगन में बैठी वेदांत के साथ बातों में मशरूफ होती थी। बाहर की डोर बेल बजती तो मुझसे कहती कि भाभी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना, आपके भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती और अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो सीमी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि वेदांत और सीमी खाना खा चुके होते। मेरा देवर भी थका हुआ आता था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता
तो उसका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। देवरानी वेदांत के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरा देवर इन बातों को महसूस नहीं करता था। वो चुपचाप खाना खा लेता। जैसे ही मैं खाना खाकर उठती, देवरानी मुझसे कहती कि भाभी, अब आप किचन संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ, वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। वेदांत का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो वेदांत के साथ साथ मेरा देवर भी बहुत खुश हुआ था। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो जब भी घर लौटता तो हमेशा बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। वही उसके उल्टा मेरी देवरानी मेरे बच्चों की तरफ देखती भी नहीं थी। वो मुंह से तो बहुत कुछ कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उसकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। जब मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी देवरानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां इतनी ही रहीं। छोटे बच्चे के साथ साथ इस हालत में भी मैं किचन का और घर का सब काम संभालती थी, और कभी वेदांत से शिकायत भी करती कि देखो देवरानी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते। कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। सिमी को देखो, मजाल है कि उसने कभी तुम्हारी कोई बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार, दोबारा उसके खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। वेदांत मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता था कि देवरानी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े, धुलाई वो भी मैं ही कर लेती थी। बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में वेदांत को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाती थी। मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद को तवज्जो देने का भी वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि वेदांत ने मुझसे शिकायत करना भी छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगा कि वेदांत मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरे देवर बहुत चुपचाप रहने लगा था और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। सिगरेट वो पहले भी पीता था, लेकिन कभी कभी। लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीता नजर आता था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा रहता हो। मेरी देवरानी का वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे देवर की उसे खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों जैसा हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लगने लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर आंगन में आती तो अपने देवर को उसके कमरे के बजाय आंगन में बैठकर सिगरेट पीता देखती। वो किसी गहरी सोच में डूबा होता था। ना उसे मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। एक दिन जब मैं किचन से दूध लेकर अपने कमरे में गई तो मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। वेदांत उनकी रोने की वजह से उठ गए थे और गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को दूध पिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने वेदांत से बताया कि विक्रम आजकल बहुत चुप चुप रहने लगा है, सिगरेट भी ज़्यादा पीता है, क्या वजह है। वेदांत शायद नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेटकर सो गए। लेकिन विक्रम ठीक होने के बजाय अपने गम को सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गया था। और अब मेरी देवरानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही वेदांत ऑफिस से घर आते तो वो अपने कमरे से निकलकर उन्हें गले लगाकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। वेदांत उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो बहुत खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही।
जिस दिन देवर की मौत के 1 महीने बाद ही शोक रंगदार जोड़ा पहनकर वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर वेदांत से कहने लगी, विक्रम को मैं ऐसी अच्छी लगती थी। कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना संवरा देखकर जीने देंगे। उनकी बात सुनकर वेदांत भी उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, तुम रोज ऐसे ही तैयार रहा करो जैसे विक्रम चाहता था। उसकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं वेदांत के आगे कुछ कह जाती। अब तो वो रोज तैयार होने लगी, घंटों वेदांत से बातें करती रहती। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जा रहा था। हर दिन 2 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब वेदांत के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और वेदांत मुझसे कहते कि सिमी का दिल बहलाने के लिए मैंने उसे शॉपिंग करवा दी है, ताकि उसे ये न लगे कि विक्रम नहीं है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, वेदांत गायब थे। जब मैं दूध लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपने देवरानी की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके कमरे की तरफ पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को दूध दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही वेदांत मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, सिमी विक्रम के जाने के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उसके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं उसके पास चला गया था। उसे तसल्ली दी तो वो ठीक हुई। मैं थोड़ा मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ छोटे भाई की बीवी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर तो वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरे भाई की बीवी है। मैं उसे बड़ा भाई होने के नाते तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उससे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए थे। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और 2 छोटी बहनें भी थीं जो शादी के लायक थीं और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थीं। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप साध ली थी। मेरी देवरानी तो और भी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब तो वेदांत के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रहती। एक दिन मैं उस पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? वेदांत के साथ होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात को उसे रो रो कर तुम अपने कमरे में बुला लेती हो। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वेदांत के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, आप मुझे बिल्कुल विक्रम की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विक्रम मेरे पास है। प्लीज़ वेदांत, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और वेदांत उसका सिर सहला रहा था। कहने लगा, तुम क्यों हर वक्त विक्रम को याद करती रहती हो? इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस मोहब्बत पर मेरा हक है वह मेरी देवरानी आंसू बहाकर मेरे पति से हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर वेदांत को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो ये बात खुद कहेंगे वेदांत मुझसे। तुम्हें किसने हक दिया मुझ पर चिल्लाने का? और फिर अगर ऐसा होता तो वेदांत मुझसे शादी के लिए हाँ ही न करते। इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि जानबूझकर वेदांत ने तुम्हें पसंद किया था। यकीन ना हो तो पूछ लेना उससे। मैं अंदर से टूट सी गई थी। वेदांत से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी मुझ में।
लेकिन इस सब के पीछे का सच जानना मेरा हक भी था और ज़रूरत भी। इसलिए मैंने शांत मन से फैसला लिया कि मैं सच तक पहुँच कर ही रहूँगी। एक दिन रात के 2 बजे मैं कमरे से निकलकर किचन में जाने लगी तो मुझे देवरानी के कमरे से हल्की-हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं तभी दबे दबे कदमों से उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। कह रही थी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं धीरे धीरे वेदांत को अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी। काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हो गई हूँ। वह मुझे पसंद करने लगा है। जल्दी ही मैं वेदांत से कहकर उसके बीवी बच्चों को घर से निकाल दूँगी और उससे शादी कर लूँगी। उसके बाद इस घर पर और ज़मीन जायदाद पर सिर्फ मेरा हक होगा। कुछ दिन और इंतज़ार करो। वेदांत को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार शादी हो जाने दो। जैसे हमने विक्रम को इस दुनिया से दूर किया, बस वही वेदांत के साथ भी होगा। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना, उसे सुनकर अपने पैरों पर खड़े रह पाना मुमकिन नहीं था। मुझे चक्कर आने लगा। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए पलटी, तो पीछे वेदांत खड़े थे। उन्होंने सारी बातें अपने कानों से सुन ली थी। उन्होंने झटके से दरवाज़ा खोला और एक जोरदार तमाचा मेरी देवरानी के मुंह पर जड़ दिया। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपने भाई की मौत के इल्ज़ाम में सिमी को गिरफ्तार कराया। पुलिस के सामने देवरानी ने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया। उसने बताया, मैं किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी विक्रम से कर दी थी। बस उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ना सिर्फ विक्रम से छुटकारा पाकर रहूँगी, बल्कि उसकी सारी जायदाद भी मेरी होगी। विक्रम को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फ़िटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, न ही विक्रम में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं विक्रम के साथ सिर्फ मजबूरी में वक्त गुजार रही थी। धीरे धीरे मैं वेदांत से बातें करने लगी, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। जब भी वेदांत ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं वेदांत से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे, वो मुझे देखकर मेरी तारीफ करे और इस सब को लेकर विक्रम के दिल में अपने भाई को लेकर शक पैदा हो। वेदांत ने मुझे कई बार कहा था कि सिमी, तुम कितनी खूबसूरत हो, काश घर वालों ने मेरे लिए भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को चुना होता। यूं ही एक दिन विक्रम को मुझ पर शक हो गया। उसने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा बैठा। मैं जानबूझकर उसे अपनी आंखों में वेदांत के लिए मोहब्बत का एहसास कराती थी और उसके सामने वेदांत के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसके साथ मजबूरी में दिन गुजार रही हूँ। उसके बाद से विक्रम कमरे की बजाय आंगन में सोने लगा था, चुप चुप रहने लगा था। शायद ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मेरी उससे जल्द ही जान छूट गई। और अब वेदांत की बारी थी। अगर मेरी जेठानी को मेरे बारे में पता नहीं चलता, तो वो दिन दूर नहीं था जब वेदांत मुझसे शादी करके अपनी बीवी को धक्के देकर इस घर से निकाल देता। वेदांत बड़े गुस्से से उसे देख रहे थे। अगर उनका बस चलता तो सिमी को जान से ही मार देते। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था और तुम ऐसी घटिया सोच रखती हो। मेरे बेटे जैसे भाई को तुमने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पुलिस मेरी देवरानी को साथ ले गई। मैंने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी वेदांत भरोसा भी न करते। मेरी देवरानी की सच्चाई वेदांत के सामने खुल चुकी थी, इसीलिए वो नज़रें झुकाकर मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। सिमी के साथ क्या हुआ, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। वेदांत भी एक भयानक ख्वाब की तरह इस सब को भूल जाना चाहते थे। धीरे धीरे वे अपने भाई की मौत के सदमे से बाहर आ गए और आज हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।